नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोमांचक कहानियां चैनल में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की सैर पर ले जाएगी। यहां आप सुनेंगे रोमांचक कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, दिल दहला देने वाले हॉरर किस्से और एडवेंचर से भरपूर सफर। तो तैयार हो जाइए अपनी कल्पनाओं के पर खोलने और उन अनसुने, अनदेखे रहस्यों को जानने के लिए। रोमांचक कहानियां चैनल पर हर कहानी में छुपा है एक नया रोमांच। आज की कहानी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की लिखी हुई मशहूर किताब ट्रेजर आइलैंड। यह कहानी सबसे पहले 1881 से 1882 में यंग फोक्स नाम की बच्चों की पत्रिका में द सी कुक, ए स्टोरी फॉर बॉयज के नाम से छपी थी। 1883 में इसे ट्रेजर आइलैंड नाम से एक पूरी किताब के रूप में कैसल एंड कंपनी ने लंदन में प्रकाशित किया। इस किताब ने आते ही धूम मचा दी। इसे उस समय की सबसे शानदार और रोमांचक एडवेंचर कहानियों में गिना जाने लगा। खजाने की खोज, समुद्री लुटेरों की चालाकी और रोमांच से भरी यह कहानी हर पाठक को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तो चलिए आज इस अद्भुत खजाने की खोज में हम भी शामिल होते हैं और जानते हैं ट्रेजर आइलैंड का रहस्य। स्क्वायर ट्रेलॉनी, डॉक्टर लाइवसी और बाकी सभी सज्जनों ने मुझसे कहा था कि मैं ट्रेजर आइलैंड की पूरी कहानी लिखूं, शुरुआत से लेकर अंत तक एक भी बात को नहीं छोड़ूं, सिवाय उस द्वीप के दिशा निर्देशों के, क्योंकि वहां अभी भी खजाना पड़ा हुआ है। तो मैंने कलम उठाई और वापस उस समय को याद किया जब मेरे पिता एडमिरल बेम्बो एक होटल चलाते थे। एक दिन एक पुराना नाविक चेहरे पर एक घाव के साथ हमारे घर पहली बार आया था। मैं उसे जैसे कल ही की बात हो वैसे ही याद करता हूं, जब वह अपनी समुद्री संदूक के साथ होटल के दरवाजे पर आया था। वह लंबा, मजबूत और मोटा भूरा रंगत वाला आदमी था। उसका तैलीय पिगटेल उसके गंदे नीले कोट के कंधे से लटका हुआ था। उसके हाथों में घाव थे, नाखून काले और टूटे हुए थे, और चेहरे पर एक गहरा घाव था जो सफेद और गंदा दिख रहा था। मुझे याद है कि वह चट्टानों के बीच देखता हुआ धीरे धीरे सीटी बजाता हुआ अंदर आया और फिर वही पुरानी समुद्री गाना गाने लगा जो वह बाद में अक्सर गाता था। वह गाना एक खुर्राट और बूढ़ी आवाज में था, जैसे वह आवाज कैनपस्टन के पोलो पर बजने से टूट गई हो। फिर उसने अपने साथ लाए लकड़ी के डंडे से दरवाजे पर थपथ पाया, और जब मेरे पिता बाहर आए तो उसने कहा, एक गिलास रम चाहिए। जब वह उसे दिया गया तो उसने धीरे धीरे उसे चखा, जैसे कोई शराब का जानकार, और स्वाद को महसूस करते हुए आसपास की चट्टानों और हमारे साइन बोर्ड को देखते हुए पीने लगा। उसने अंत में कहा, ये एक अच्छा खाड़ी है और एक अच्छा सा गश्त की दुकान भी। लगता है बहुत लोग आते होंगे यहाँ। मेरे पिताजी ने उसे बताया, नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। अफसोस की बात है। तो फिर ये जगह मेरे लिए सही है। उसने एक आदमी को बुलाया और कहा, मेरा सामान यहाँ लाकर रख दो, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकने वाला हूँ। फिर उसने आगे कहा, मैं साधारण आदमी हूँ, मुझे रम, बेकन और अंडे चाहिए, और वह ऊंचा स्थान चाहिए जहां से मैं जहाज़ों को देख सकूं। मुझे क्या बुलाओगे? कप्तान कह सकते हो। ओह, अब समझ गया, तुम क्या चाहते हो। यह लो। उसने दरवाजे पर 3-4 सोने के सिक्के रख दिए और एक सख्त कमांडर जैसा चेहरा बनाते हुए देखा और कहा, तुम क्या चाहते हो ये बताओ, तब तक मैं बाकी काम निपटा लेता हूं। और सच में उसके कपड़े जितने मैले थे और वह जिस तरीके से बोलता था,
उसमें कोई ऐसा नहीं लगता था जो सिपाही के तौर पर काम करता हो, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह कोई अधिकारी या कप्तान हो जिसे आदेश देना या उसे स्वीकार किया जाना आम बात हो। जो आदमी ठेला लेकर आया था उसने बताया कि मेल ने उसे एक दिन पहले रॉयल जॉर्ज में उतारा था। उसने पूछा था कि तटीय इलाके में और कौन से गेस्ट हाउस हैं, और जब उसने हमारे बारे में सुना जो अकेला था, शायद इसी वजह से उसने हमारी दुकान को चुन लिया था। और यही सब हमें अपने मेहमान के बारे में पता चला था। वह एक बहुत ही चुपचाप आदमी था, हमेशा की तरह। पूरे दिन वह खाड़ी या पहाड़ी पर पीतल की दूरबीन के साथ घूमता रहता था। शाम को वह आग के पास बैठा रहता और बहुत ज्यादा रम और पानी पीता था। आमतौर पर जब कोई उससे बात करता तो वह नहीं बोलता, बस एक तेज नजर डालता और अपनी नाक से हू हू की आवाज करता। हम और आसपास के लोग जल्दी ही समझ गए थे कि उसे शांति से छोड़ देना चाहिए। हर दिन जब वह अपनी सैर से लौटता तो वह यह पूछता था कि कोई सागर से जुड़ा आदमी यहां आया है या नहीं। पहले तो हमें लगता था कि शायद वह किसी साथी की तलाश में है, लेकिन बाद में समझ में आया कि वह उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था। जब कोई नाविक एडमिरल बेनबो में रुकता था तो वह पर्दे से झांकता था और फिर चुपचाप कमरे में आकर बैठ जाता। जब भी ऐसा होता वह हमेशा चुप रहता, जैसे माउस की तरह। मेरे लिए यह कोई रहस्य नहीं था, क्योंकि मैं खुद उसकी डर की वजह था। एक दिन उसने मुझे अलग से बुलाया और कहा, हर महीने के पहले दिन मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दूंगा अगर तुम कोई एक पैरों वाले समुद्री आदमी को देखो और मुझे बताओ। कई बार जब महीने का पहला दिन आता और मैं सिक्का मांगता तो वह बस नाक से शोर करता और मुझे घूरता रहता। लेकिन एक हफ्ते में वह हमेशा अपना फैसला बदलता, मुझे 4 पेंस का सिक्का देता और फिर कहता, एक पैरों वाले समुद्री आदमी पर नजर रखना। वो एक पैर वाला आदमी मेरी रातों के ख्वाबों में हमेशा मुझे डराता रहता था, और ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तूफानी रातों में जब हवाएं घर के चारों ओर शोर करती और लहरें खाड़ी में गूंजती, तो मैं उसे अलग अलग रूपों में और डरावने चेहरों के साथ देखता। कभी उसका पैर घुटने से कट गया होता, कभी कूल्हे से। कभी वह ऐसा भयानक प्राणी बन जाता जिसने कभी 2 पैर नहीं देखे थे और उसका एक पैर बीच में होता। उसे कूदते और भागते हुए देखना मुझे खाइयों और ओटे पार करते हुए सबसे बुरा सपना लगता था। और इस तरह मैं अपनी 4 पेंस की रकम अपनी भयानक कल्पनाओं के रूप में चुका रहा था। लेकिन जिस तरह से मैं उस एक पैर वाले समुद्री आदमी से डरता था, उतना ही कम मैं उस कप्तान से डरता था। वो रातें होती जब वह अपनी खोपड़ी से ज्यादा रम और पानी पी लेता और फिर अकेले बैठकर पुराने खतरनाक समुद्री गाने गाने लगता, बिना किसी की परवाह किए। लेकिन कभी वह सभी को चश्मा मंगवाकर अपनी कहानियां सुनाने के लिए मजबूर कर देता या अपने गाने का कोरस बनवाता। कई बार मैंने सुना है उसके गानों से घर गूंज उठता था और सभी पड़ोसी डर से जोर जोर से गाते थे ताकि किसी की नजर न पड़े, क्योंकि इन मौकों पर वह सबसे ताकतवर होता था। वह अपनी थप्पड़ से टेबल पर शांति का आदेश देता, और अगर कोई सवाल करता या न करता तो वह गुस्से में उठ खड़ा होता, मानता कि लोग उसकी कहानी नहीं सुन रहे। और किसी को भी तब तक खाने की इजाजत नहीं होती जब तक वह खुद नशे में धुत होकर सोने नहीं चला जाता। उसकी कहानियां सबसे डरावनी थीं। वे खौफनाक और रहस्य से भरी होती, जैसे फांसी, खंभे से गिरना, समुद्र में तूफान, ड्राई टॉर्टुगास और स्पेनिश मैन के खतरनाक कारनामे। वह अक्सर बताता था कि उसने जिन सबसे बुरे और अपराधी लोगों के साथ समुद्र में जिंदगी बिताई, वही लोग उसके साथी थे।
उसकी कहानी सुनाने की भाषा और उसके अपराध हमारे गांव वालों को चौंका देती थी। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि अगर यह आदमी यहां रहा तो हमारा गेस्ट हाउस बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग डर के कारण यहां आना छोड़ देंगे। लेकिन मुझे लगता था कि उसका यहां होना हमारे लिए फायदेमंद था। लोग डरते थे, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर सोचते तो उन्हें यह रोमांचक लगता था। यह शांत गांव की जिंदगी में कुछ अलग था। कुछ युवा उसे सम्मान से सच्चा समुद्री योद्धा और पुराना असली समुद्री आदमी कहते थे, और कहते थे कि यही वह आदमी था जिसने इंग्लैंड को समुद्र में खतरनाक बना दिया। सच कहें तो वह हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा था। हफ्ते बीतते गए, फिर महीने, और वह वहीं रुका रहा। उसकी वजह से हमारी सारी बचत खत्म हो गई। लेकिन मेरे पिता कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उससे और पैसे मांग सकें। अगर उन्होंने कभी इस पर बात करने की कोशिश की तो कप्तान जोर से अपनी नाक से हवा छोड़कर उन्हें चुप करा देता। मैंने अपने पिता को उसके डर से परेशान और हाथ मलते हुए देखा है, और मुझे यकीन है कि इस तनाव और डर ने उनकी जल्दी और दुखद मौत की वजह बनी। कप्तान ने जितने समय हमारे यहां बिताया, अपनी पोशाक में कोई बदलाव नहीं किया। बस एक बार उसने बाजार से मोजे खरीदी। उसकी हैट का पंख टूटकर लटक गया था, लेकिन उसने उसे वैसे ही रहने दिया, भले ही हवा चलने पर वह परेशान करता। उसका कोट, जिसे वह खुद सिलाई कर करके ठीक करता था, आखिरकार पैचेस का ढेर बन गया। वह न कभी चिट्ठी लिखता था, न किसी से कोई पत्र प्राप्त करता था। वह सिर्फ पड़ोसियों से कभी कभार बात करता, और वह भी तब जब रम पीकर नशे में होता। उसका बड़ा समुद्री संदूक कभी खुला हुआ नहीं देखा गया। वह केवल एक बार गुस्से में आया, और वो भी आखिर में, जब मेरे गरीब पिता की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और वे लगभग मरणासन्न थे। डॉक्टर लाइव से एक शाम देर से पिता को देखने आए। उन्होंने मां के साथ खाना खाया और फिर पार्लर में बैठकर पाइप पीने लगे, जब तक उनका घोड़ा गांव से वापस नहीं आ जाता। हमारे पुराने बेनबो में कोई अस्तबल नहीं था, इसलिए इंतजार करना पड़ता था। मैं भी उनके पीछे पीछे पार्लर में चला गया। मुझे अब भी याद है कि डॉक्टर की साफ सुथरी चमचमाती पोशाक, सफेद बाल, तेज चमकती आंखें और उनका शिष्ट व्यवहार हमारे गंदे और थके हुए गांव वालों से कितना अलग था। खासकर जब उनकी तुलना उस गंदे, भारी और बेजान समुद्री लुटेरे से की जाती जो रम में डूबा हुआ मेज पर झुका बैठा था। अचानक कप्तान ने अपना वही पुराना गीत गाना शुरू कर दिया। पहले मैं सोचता था कि मरे आदमी का संदूक वही बड़ा संदूक था जो ऊपर कमरे में रखा था। यह ख्याल मेरे बुरे सपनों में अक्सर उस एक पैर वाले समुद्री आदमी के डरावने ख्याल से मिलकर और भी डरावना बन जाता था। अब तक हम सब उस गाने को नजरअंदाज करना सीख चुके थे, लेकिन उस रात डॉक्टर लाइवसे के लिए यह नया था, और मैंने देखा कि उन्हें यह गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में सिर उठाकर एक पल के लिए कप्तान की ओर देखा, लेकिन फिर पुराने माली टेलर को गठिया का नया इलाज समझाने में लग गए। कप्तान अपने गाने में और ज्यादा मग्न होता गया। आखिर उसने मेज पर जोर से हाथ मारा, जो कि हम सब जानते थे उसका इशारा था चुप रहो। तुरंत बाकी सबने अपनी बातें बंद कर दी, लेकिन डॉक्टर लाइवसे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह शांत और साफ आवाज में बोलते रहे, बीच बीच में सिगरेट का कश लेते हुए। कप्तान ने कुछ देर तक गुस्से से उन्हें घूरा, फिर उसने और जोर से हाथ मारा, और जब डॉक्टर ने उसकी बात अनसुनी की तो वह गुस्से में भड़क उठा और गाली देते हुए गरज कर बोला, चुप हो जाओ, बीच में बात मत करो।
क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं साहब? डॉक्टर ने कहा। और जब उस दरिंदे ने दूसरी गाली के साथ कहा कि वह उससे ही बात कर रहा था, तो डॉक्टर ने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक बात कहने के लिए है साहब, कि अगर आपने रम पीना जारी रखा तो दुनिया जल्द ही एक बहुत गंदे दरिंदे से छुटकारा पा लेगी। वह बूढ़ा बहुत गुस्से में था। वह पैर पटकते हुए उठा, एक नाविक की चाकू निकाली और उसे हाथ में लहराते हुए डॉक्टर को दीवार से चिपकाने की धमकी दी। लेकिन डॉक्टर एकदम शांत रहे। उन्होंने बिना घबराए साफ और ऊंची आवाज में पूरे कमरे को सुनाते हुए कहा, अगर आपने वह चाकू तुरंत अपनी जेब में नहीं डाला तो मैं अपने सम्मान पर यह वादा करता हूं कि आप अगली बार कोर्ट में लटकते हुए दिखेंगे। फिर दोनों के बीच आंखों से टकराव हुआ, लेकिन कप्तान जल्दी ही हार गया। उसने चाकू वापस जेब में रखा और गुस्से से हार मानकर ऐसे बैठ गया जैसे कोई पराजित इंसान। अब साहब, डॉक्टर ने आगे कहा, चूंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी सीमा में ऐसा एक आदमी है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं दिन रात आपको देखूंगा। मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक मजिस्ट्रेट भी हूं, और अगर मुझे आपके खिलाफ कोई भी शिकायत मिली, चाहे वह आज रात की तरह एक छोटी सी बदतमीजी ही क्यों ना हो, तो मैं ठोस कदम उठाऊंगा और आपको यहां से खदेड़ दूंगा। इतना ही काफी है। कुछ देर बाद डॉक्टर लाइवसे का घोड़ा दरवाजे पर आया और वह वहां से चले गए। लेकिन कप्तान उस शाम और कई दिनों तक खामोश रहा। इस घटना के कुछ समय बाद एक अजीब बात हुई जिसने कप्तान को तो हमारी जिंदगी से हटा दिया, लेकिन उसकी समस्याओं को नहीं। सर्दियों का मौसम था, ठंड तेज थी और हवा भी सख्त चल रही थी। मेरे पिता की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और साफ था कि वसंत तक उनका पहुंचना मुश्किल है। वह दिन ब दिन कमजोर हो रहे थे और मेरी मां और मुझे अकेले ही सराय संभालनी पड़ रही थी। इस वजह से हमारे पास कप्तान की तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं था। 1 जनवरी की बेहद ठंडी सुबह थी। कोव पर हर तरफ ओस की सफेद चादर बिछी थी और लहरें धीरे धीरे पत्थरों से टकरा रही थी। सूरज अभी नीचे था, सिर्फ पहाड़ियों की चोटियों पर उसकी रोशनी दिख रही थी और समुद्र दूर तक चमक रहा था। कप्तान उस दिन जल्दी उठे और समुद्र किनारे की ओर चले गए। उनके पुराने नीले कोट के नीचे कटलस लटक रहा था, हाथ में पीतल की दूरबीन थी और टोपी सिर के पीछे झुकी हुई थी। मैंने देखा जैसे ही वह चले, उनकी सांसें ठंड में धुएं की तरह दिख रही थीं। जब वह बड़ी चट्टान के पास पहुंचे तो मैंने उन्हें जोर से कुछ कहते सुना। शायद डॉ लाइवसे के बारे में गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। मां ऊपर पिताजी के पास थी और मैं कप्तान के लौटने से पहले नाश्ते की मेज लगा रहा था। तभी पार्लर का दरवाजा खुला और एक अजनबी अंदर आया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह दुबला पतला और पीला सा आदमी था जिसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां नहीं थीं। हालांकि उसके पास कटलस था, लेकिन वह लड़ाकू जैसा नहीं लग रहा था। मैं हमेशा समुद्री लोगों पर नजर रखता था, लेकिन यह आदमी मुझे थोड़ा अजीब लगा। वह पूरी तरह समुद्री आदमी जैसा नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी उसमें समुद्र का कुछ असर था। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने रम मांगी। जैसे ही मैं रम लाने के लिए जाने लगा, उसने मेज पर बैठकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैं वहीं रुक गया और हाथ में नैपकिन पकड़े खड़ा रहा। आजा बेटा, उसने कहा। मैं एक कदम और पास बढ़ा। क्या यह मेज मेरे साथी बिल के लिए है? उसने एक तरह से घूरते हुए पूछा।
मैंने कहा कि मुझे उसका साथी बिल नहीं मालूम, और यह मेज उस आदमी के लिए है जो हमारे घर पर रुकता है, जिसे हम कप्तान कहते हैं। ठीक है, उसने कहा। मेरा साथी बिल भी कप्तान कहलाएगा, जैसे यही। उसके गाल पर एक घाव है और शराब पीने की उसकी बहुत आदत है। मेरा साथी बिल, मान लो सिर्फ तर्क के लिए कि तुम्हारे कप्तान के गाल पर भी एक घाव है, और मान लो अगर तुम चाहो कि वह घाव दाहिने गाल पर है, तो क्या तुम्हारा साथी बिल इस घर में है? मैंने कहा कि वह बाहर सैर करने गया है। किधर गया बेटा, किधर गया? जब मैंने चट्टान की ओर इशारा किया और बताया कि कप्तान शायद कैसे और कब लौटेगा, और कुछ और सवालों के जवाब दिए, तो उसने कहा, यह बिल के लिए शराब जैसा होगा। जब उसने यह कहा तो उसके चेहरे का अभिव्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं था, और मुझे अपनी वजह से लगा कि अजनबी गलत है, भले ही वह जो कह रहा था वही सच हो। लेकिन मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैंने सोचा, और फिर यह तय करना मुश्किल था कि क्या करना चाहिए। अजनबी दरवाजे के पास खड़ा था और एक कोने में इस तरह देख रहा था जैसे कोई बिल्ली शिकार का इंतजार कर रही हो। एक बार मैं बाहर सड़क पर गया, लेकिन उसने तुरंत मुझे वापस बुला लिया। जब मैं जल्दी नहीं लौटा तो उसका चेहरा डरावना हो गया और उसने मुझे गुस्से में अंदर आने का आदेश दिया, जिससे मैं डर गया। जैसे ही मैं वापस आया, वह पहले जैसा हो गया, आधा नम्र आधा चिढ़ाते हुए। उसने मुझे कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम अच्छा लड़का हो, मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया है। मेरे खुद का एक बेटा है, उसने कहा, जो तुमसे बिल्कुल मिलता है, और वह मेरे दिल का गर्व है। लेकिन लड़कों के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन। अब अगर तुम बिल के साथ होते तो तुम यहां खड़े होकर बात नहीं सुनते। यह कभी बिल का तरीका नहीं था, और न ही उसके जैसे लोग। देखो, यह है मेरा साथी बिल, हाथ में दूरबीन लिए हुए। भगवान उसका भला करे। बिल्कुल सही। अब तुम और मैं वापस पार्लर में चलते हैं बेटा, और दरवाजे के पीछे छिपते हैं। फिर हम बिल को एक सरप्राइज देंगे। भगवान उसका भला करे। फिर से कहता हूं। यह कहकर अजनबी मुझे पार्लर में लेकर आया और कोने में छिपा दिया, ताकि हम दोनों खुले दरवाजे से न दिखें। मैं बहुत घबराया हुआ और डर के मारे कांप रहा था, जैसा कि आप सोच सकते हैं। और मुझे और भी डर तब हुआ जब मैंने देखा कि अजनबी खुद भी घबराया हुआ था। उसने अपनी कटलस का हैंडल साफ किया और ब्लेड बाहर निकाला, और जितना हम वहां बैठे वह बार बार गट-गट कर रहा था, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। आखिरकार कप्तान अंदर आया, दरवाजा जोर से बंद किया, बिना दाएं या बाएं देखे, और सीधे कमरे के बीच में आकर नाश्ते की मेज पर बैठ गया। बिल, अजनबी ने आवाज में कहा। कप्तान ने एड़ी घुमा और हमें घूरते हुए खड़ा हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी नाक भी नीली हो गई थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत को देख लिया हो, या शैतान को, या कुछ और भी डरावना। सच कहूं तो मुझे उस पर दया आई जब अचानक वह इतना बूढ़ा और कमजोर लगने लगा। बिल, तुम मुझे जानते हो। तुम एक पुराने समुद्री साथी को पहचान ही लोगे। अजनबी ने कहा। कप्तान ने ऐसा सांस लिया जैसे वह चौंक गया हो। ब्लैक डॉग। और कौन? अजनबी ने जवाब दिया, अब थोड़ा और आराम से। ब्लैक डॉग, जैसा कि हमेशा था, अपने पुराने साथी बिल से मिलने आया है, एडमिरल बेनबो होटल में। बिल, हमने साथ बहुत समय बिताया है, जब से मैंने ये 2 पंजे खोए हैं। उसने अपनी कटी हुई हाथ की अंगुलियां दिखाते हुए कहा। तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं यहां हूं, तो अब बोलो क्या है? तुम ठीक कह रहे हो बिल। मैं यहां एक गिलास रम पीने आया हूं इस प्यारी बच्ची से, जिससे मुझे बहुत लगाव हो गया है।
और हम बैठकर, अगर तुम चाहो, पुराने दोस्तों की तरह बात करेंगे। जब मैं रम लेकर लौटा, वे पहले ही कप्तान के नाश्ते की मेज के दोनों ओर बैठे थे। ब्लैक डॉग दरवाजे के पास था और इस तरह बैठा था कि उसकी एक आंख अपने पुराने साथी पर और दूसरी आंख, जैसा मुझे लगा, बाहर जाने की दिशा पर थी। ब्लैक डॉग ने कहा, दरवाजा पूरी तरह खोल दो। मुझे तुम्हारे छुपकर सुनने वाले दरवाजे की जरूरत नहीं है बेटे। मैंने दरवाजा खोला और चुपचाप जाकर बार में बैठ गया। काफी देर तक मैंने सुनने की पूरी कोशिश की, लेकिन साफ कुछ समझ नहीं आया। बस हल्की फुल्की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी। अब कुछ शब्द सुनाई देने लगे जिनमें ज्यादातर गालियां थीं, और ये कप्तान की आवाज थी। नहीं नहीं नहीं, अब बस करो। वह एक बार जोर से चिल्लाया, फिर गुस्से में बोला, अगर लटकाना ही है तो सबको लटकाओ, यही मेरा कहना है। फिर अचानक गालियों और शोर शराबे के बीच एक जोरदार धमाका हुआ। कुर्सी और मेज गिरने की आवाज आई, धातु के टकराने की खनक सुनाई दी, और फिर एक दर्द भरी चीख। अगले ही पल मैंने देखा कि ब्लैक डॉग भागते हुए बाहर निकला और कप्तान उसका पीछा कर रहा था। दोनों के हाथ में कटलस थे और ब्लैक डॉग का बायां कंधा खून से लाल हो चुका था। दरवाजे के पास कप्तान ने ब्लैक डॉग पर आखिरी वार किया, जो अगर सही जगह लगता तो उसे ठोड़ी तक चीर देता। लेकिन ब्लैक डॉग हमारे एडमिरल बेनबो के साइन बोर्ड से टकरा गया। साइन बोर्ड पर उस वॉर की खरोंच आज भी देखी जा सकती है। यह वॉर लड़ाई का अंत था। ब्लैक डॉग अपनी चोट के बावजूद सड़क पर दौड़ता हुआ पहाड़ी के नीचे गायब हो गया। कप्तान वहीं साइन बोर्ड को घूरते हुए खड़ा रह गया, जैसे किसी गहरे सोच में हो। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरा, फिर थके हुए कदमों से घर की ओर लौट गया। वह बोला, मुझे रम दो, और लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा ले लिया। क्या आपको चोट लगी है? मैंने घबराकर पूछा। उसने फिर कहा, रम चाहिए, मुझे यहां से जाना होगा। रम रम। मैं तुरंत रम लाने भागा, लेकिन जो कुछ हुआ था उससे इतना घबरा गया कि एक ग्लास तोड़ दिया और सारा काम गड़बड़ा गया। जब तक मैं संभलता, अंदर से तेज गिरने की आवाज आई। दौड़कर देखा तो कप्तान फर्श पर बेसुध पड़ा था। उसी वक्त मेरी मां, जो लड़ाई और शोर सुनकर डर गई थी, नीचे दौड़ आई। हमने मिलकर उसका सिर उठाया। वह जोर जोर से और मुश्किल से सांस ले रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा सफेद और डरावना लग रहा था। हे भगवान, मां घबराकर बोली, घर में ये सब क्या हो रहा है? और तुम्हारे पिता पहले से बीमार हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान की मदद कैसे करें। हमें लगा शायद झगड़े में उसे चोट लग गई है। मैंने रम लाने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत कसकर बंद थे और जबड़ा जैसे पत्थर की तरह सख्त हो गया था। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर लाइवसी मेरे बीमार पिता को देखने आए। उन्हें देखकर हमें राहत मिली। डॉक्टर, हमने चिल्लाकर कहा, हम क्या करें? वह घायल है क्या? डॉक्टर ने गहरी नजर डालते हुए कहा, घायल? बकवास! न वह घायल है न तुम लोग। इसे मस्तिष्क का आघात हुआ है, जैसा मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। फिर उन्होंने मां से कहा, श्रीमती हॉकिंस, आप ऊपर जाइए और अपने पति को इस बारे में कुछ मत कहिए। और जिम, तुम मुझे एक बेसिन लाकर दो। जब मैं बेसिन लेकर वापस आया तो डॉक्टर ने कप्तान की बाजू की सिलवट फाड़ दी। उसकी मांसपेशियों से भरी बाजू पर कई टैटू थे। उनमें लिखा था, यह है भाग्य, अच्छा मौसम और बिली बोन्स उसकी पसंद। उसके कंधे के पास एक फांसी का दृश्य बना था, जिसमें एक आदमी लटका हुआ था। यह टैटू मुझे बड़ा अजीब और डरावना लगा,
डॉक्टर ने उस टैटू को देखते हुए कहा, ये तो जैसे भविष्यवाणी है। तो मास्टर बिली बोन्स, अगर यही तुम्हारा नाम है तो अब तुम्हारे खून का रंग देख लेते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा। जिम, क्या तुम खून से डरते हो? नहीं सर, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तो बेसिन पकड़ो, उन्होंने कहा और अपनी चाकू से कप्तान की नस काट दी। काफी खून निकालने के बाद कप्तान की आंखें धीरे धीरे खुली। पहले उसने धुंधली नजर से डॉक्टर को देखा और माथे पर बल डाले। फिर मुझ पर नजर पड़ी और उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अचानक उसका रंग बदल गया। वह झटके से उठने की कोशिश करता हुआ चिल्लाया, ब्लैक डॉग कहाँ है? डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, यहां कोई ब्लैक डॉग नहीं है, सिवाय उस ब्लैक डॉग के जो तुम खुद अपने साथ लाए हो। तुमने रम पी और तुम्हें मस्तिष्काघात हुआ, जैसा मैंने पहले ही कहा था। अभी अभी मैंने तुम्हें कब्र के दरवाजे से वापस खींचा है। अब मिस्टर बोन्स, कप्तान ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, वह मेरा नाम नहीं है। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह नाम मैंने एक पुराने लुटेरे का सुना था, इसलिए तुम्हें इसी नाम से पुकार रहा हूं ताकि बात जल्दी खत्म हो। सुन लो, एक गिलास रम तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन अगर एक लोगे तो दूसरा भी लोगे, फिर तीसरा भी, और अगर तुम इसे तुरंत नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे, समझे? सीधे मर जाओगे। अब कोशिश करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचाने में मदद करता हूं। डॉक्टर और मैंने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर उठाया और बिस्तर तक पहुंचाया। बिस्तर पर गिरते ही उसका सिर तकिए पर लुढ़क गया, जैसे वह फिर बेहोश हो गया हो। डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रखना, तुम्हारे लिए रम का मतलब है मौत। इसके बाद वह मेरे पिता को देखने के लिए चल पड़े और जाते जाते मुझे भी अपने साथ ले गए। दरवाजा बंद करते हुए उन्होंने कहा, यह कुछ नहीं है, मैंने उसका काफी खून निकाल दिया है, अब वह फिलहाल शांत रहेगा। उसे 1 हफ्ते तक बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए। यह उसके लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी, लेकिन अगर उसे दूसरा मस्तिष्काघात हुआ तो वह नहीं बचेगा। दोपहर के करीब मैं कप्तान के कमरे के दरवाजे पर दवाइयां और ठंडा पेय लेकर रुका। वह वैसे ही लेटा था जैसे हमने उसे छोड़ा था, लेकिन अब और भी कमजोर और परेशान लग रहा था। जिम, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम ही यहाँ के सबसे भरोसेमंद हो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा किया है। हर महीने तुम्हें एक चांदी का 4 पैनी दिया है। अब मैं बुरी हालत में हूं, सबने मुझे छोड़ दिया है। जिम, क्या तुम मुझे रम का एक छोटा गिलास ला कर दोगे? मैं डॉक्टर की सलाह उसे बताने ही वाला था, लेकिन उसने कमजोर आवाज में डॉक्टर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। डॉक्टर, सब बेकार होते हैं, और वो डॉक्टर, उसे समुद्री लोगों की क्या समझ। मैं ऐसी जगहों पर रहा हूं जहां गर्मी से पिच पिघलती थी, साथ ही मलेरिया से गिरते थे और जमीन भूकंप की तरह हिलती थी। डॉक्टर को क्या पता ऐसी जगहों के बारे में? मैंने रम पर ही अपनी जान बचाई है। रम मेरे लिए खाना, साथी, सब कुछ है। अगर मुझे अभी रम नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरा खून तुम पर होगा जिम, और उस डॉक्टर पर भी। फिर उसने कांपती हुई उंगलियां दिखाते हुए कहा, देखो मेरी उंगलियां कैसे कांप रही हैं। मैं इन्हें रोक नहीं सकता। आज एक भी घूंट नहीं लिया। डॉक्टर तो बेवकूफ़ है, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर मुझे रम नहीं मिली तो मुझे भूत नजर आने लगेंगे। मैंने पहले ही पुराने फ्लिंट को तुम्हारे पीछे कोने में देखा है। अगर भूत नजर आने लगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे डॉक्टर ने ही कहा था कि 1 गिलास से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें 1 सोने की गिनी दूंगा जिम। वह और ज्यादा बेचैन हो रहा था।
और यह देखकर मुझे चिंता होने लगी। मेरे पिता उस दिन बहुत बीमार थे और उन्हें शांति की सख्त जरूरत थी। साथ ही डॉक्टर की बातों ने मुझे समझा दिया था कि रम देना सही नहीं होगा, और उसकी रिश्वत देने की बात से मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैंने सख्ती से कहा। बस वो चुकाओ जो तुमने मेरे पिता से उधार लिया है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 गिलास रम लाकर दूंगा और कुछ नहीं। जब मैंने उसे गिलास दिया तो उसने लालच के साथ झपट कर उसे खाली कर दिया। हाँ, अब थोड़ी राहत मिली। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। और बताओ जिम, उस डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे इस बिस्तर पर कितने दिन रहना होगा? कम से कम 1 हफ्ता, मैंने जवाब दिया। आसमां टूट पड़े, उसने गुस्से से कहा। 1 हफ्ता? मैं इतना समय यहाँ नहीं रह सकता। तब तक तो वो मुझे काली मुहर दे देंगे। वो निकम्मे लोग अब मेरे पीछे लग जाएंगे, वो जो खुद कुछ संभाल नहीं सकते और दूसरों से छीनने की कोशिश करते हैं। ये नाविकों जैसा बर्ताव है? मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूं। मैंने हमेशा अपनी चीजें संभाल कर रखी हैं, और अब भी मैं उन्हें हर बार की तरह मात दूंगा। वो मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं एक और चाल चलूंगा और फिर सबको चकमा दे दूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया, इतनी जोर से कि मुझे दर्द होने लगा। उसके पैर जैसे भारी बोझ बन गए थे। उसकी बातें भले जोश से भरी थीं, लेकिन आवाज कमजोर और थकी हुई थी। किसी तरह वह बैठने की स्थिति में आया और फिर रुक गया। वह डॉक्टर मुझे खत्म कर देगा, उसने थकी हुई आवाज में कहा। मेरे कान बज रहे हैं, मुझे वापस लिटा दो। मैं कुछ करता, इससे पहले ही वह फिर से बिस्तर पर गिर गया और चुपचाप पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा। जिम, तुमने आज किसी समुद्री आदमी को देखा था? ब्लैक डॉग? मैंने पूछा। हाँ, वही ब्लैक डॉग। उसने कहा। वह बुरा आदमी है, लेकिन उससे भी बुरा वो है जिसने उसे यहां भेजा। अब सुनो, अगर मैं यहां से बाहर नहीं जा पाया और उन्होंने मुझे काली मुहर दे दी, तो ध्यान रखना उनकी नजर मेरे पुराने समुद्री संदूक पर है। तुम घोड़े पर सवार होकर तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। उसे बताओ कि सबको इकट्ठा कर ले, न्यायाधीश, पुलिस, सबको, और उन्हें यहाँ एडमिरल बेनबो पर भेजे। फ्लिंट के पुराने दल के लोग हैं, आदमी और लड़के जो अब भी बचे हैं। मैं फ्लिंट का पहला साथी था, वही जिसने मुझे यह जगह दी थी जब वह सावाना में मर रहा था, जैसे मुझे परखना चाहता हो। लेकिन जिम, यह बात किसी को मत बताना जब तक वे मुझे काली मुहर न दे दें, या फिर तुम दोबारा उस ब्लैक डॉग को देखो, या वो एक पैर वाला समुद्री आदमी तुम्हारे सामने आए। उस आदमी से खास तौर पर सतर्क रहना जिम, समझे? काली मुहर क्या होती है कप्तान? मैंने उत्सुकता से पूछा। वो एक हुक्म है यार, उसने जवाब दिया। अगर वो मुझे मिली तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तुम अपनी आंखें खुली रखना जिम, और याद रखना मैं तुम्हारे साथ हर चीज बराबर में बांटूंगा, अपनी इज्जत की कसम। कप्तान कुछ देर कमरे में इधर उधर टहलता रहा। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसे उसकी दवा दी तो उसने एक बच्चे की तरह आराम से दवा ले ली। उसने कहा, अगर कभी किसी को दवाई की जरूरत हो तो वो मैं हूं। इसके बाद वह गहरी नींद में सो गया और मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। अगर सब कुछ सामान्य होता तो शायद मैं डॉक्टर को पूरी बात बता देता, लेकिन मेरे पिता की हालत उस दिन इतनी बिगड़ गई कि शाम को उन्होंने अचानक दम तोड़ दिया। हमारे घर पर शोक का माहौल छा गया। पड़ोसी सांत्वना देने आए,
अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई और मुझे इन सब के साथ साथ सराय के काम भी संभालने पड़े। इन सब के बीच कप्तान की बातों को लेकर डरने का तो सवाल ही नहीं था। अगले दिन सुबह वह नीचे आया। उसने रोज की तरह थोड़ा बहुत खाया, लेकिन बार से खुद ही रम निकाल कर पी रहा था। उसका चेहरा खिन्न और थका हुआ लग रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे कोई सवाल करे। अंतिम संस्कार से एक रात पहले वह पूरी तरह नशे में था। हमारे शोकग्रस्त घर में वह अपनी पुरानी समुद्री गाने जोर जोर से गा रहा था। यह सब सुनकर अजीब और असहज लगता था, लेकिन हम उसकी हालत और गुस्से से इतने डरे हुए थे कि कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। कप्तान कमजोर होता जा रहा था। वह ऊपर नीचे चलता, बार से पार्लर और फिर वापस, या कभी कभी दरवाजे के पास जाकर समुद्र की महक लेता, दीवारों को पकड़े पकड़े जैसे किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, जैसे उसने अपनी सारी योजनाएं और बातें भुला दी हों, लेकिन उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। जब नशे में होता तो अपनी कटलास टेबल पर पटक देता। हालांकि एक बार उसने हमारी हैरानी के लिए एक नया गाना गाया। यह एक प्यार भरा लोकगीत था, शायद ऐसा गाना जो उसने अपनी जवानी के दिनों में सीखा होगा, जब वह समुद्र पर जाने से पहले का जीवन जी रहा था। अंतिम संस्कार के अगले दिन की बात है। ठंडी कोहरे वाली दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। मैं सराय के दरवाजे पर खड़ा था, अपने पिता के बारे में सोच रहा था। तभी मैंने देखा कि सड़क पर एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। वह पूरी तरह से अंधा लग रहा था, क्योंकि वह अपनी छड़ी को जमीन पर टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों और नाक पर एक बड़ी हरी चादर बंधी हुई थी। उसने पुरानी और फटी हुई समुद्री चादर ओढ़ रखी थी और उसके ऊपर एक अजीब टोपी थी। उसकी हालत और उसका चेहरा दोनों इतने डरावने थे कि मैंने अपने जीवन में ऐसा भयानक आदमी पहले कभी नहीं देखा था। वह सराय से थोड़ी दूरी पर रुक गया। फिर उसने अजीब तरह से गाते हुए हवा में कहा, क्या कोई दयालु आदमी मुझे बता सकता है कि मैं अब कहाँ हूं? मैं एक गरीब अंधा आदमी हूं, जिसने अपनी आंखों की रोशनी अपने प्यारे देश इंग्लैंड की रक्षा करते हुए खो दी है। मैंने कहा, आप एडमिरल बेनबो सराय ब्लैक हिल कोव में हैं। अच्छा, एक जवान आवाज सुनाई दे रही है। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे लड़के, और मुझे अंदर ले चलोगे? मैंने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। उसका यह अचानक झटका इतना डरावना था कि मुझे लगा वह मुझे जकड़कर ही रखेगा। अब लड़के, मुझे कप्तान के पास ले चलो। मैंने कहा, साहब मेरी बात मानिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या? उसने गुस्से में कहा, यह बहाना मत बनाओ, मुझे सीधा अंदर ले चलो, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसकी धमकी के साथ ही उसने मेरे हाथ को इतनी जोर से मोड़ा कि मुझे दर्द से चीख निकल गई। साहब, मैंने घबराकर कहा, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। कप्तान की हालत अब पहले जैसी नहीं है। वह ऊपर कटलस लेकर बैठा है और उसके पास एक और आदमी भी है। अंधे आदमी ने मेरी बात काटते हुए कड़वी आवाज में कहा, चुप रहो और चलो। उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मैं डर से कांप उठा। उसका डर मेरे हाथ के दर्द से भी ज्यादा था। मैं उसकी बात मानते हुए उसे लेकर सीधे पार्लर की तरफ बढ़ा, जहां कप्तान बैठा हुआ था। अंधा आदमी मुझ पर झुका हुआ था, जैसे मैं उसका सहारा हूं, लेकिन उसका वजन मुझे बोझिल बना रहा था। उसने मुझसे कहा, मुझे सीधा उसके पास ले चलो। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, जोर से कहना,
तुम्हारे लिए एक दोस्त आया है बिल, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं देखता हूं। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मुझे लगा दर्द से मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं डर के मारे इतना घबरा गया था कि कप्तान का डर भी भूल गया। जैसे ही मैंने पार्लर का दरवाजा खोला, कांपती आवाज में वही शब्द दोहराए, तुम्हारे लिए एक दोस्त आया है बिल। कप्तान ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह चौकन्ना होकर बैठ गया। उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि थका और बीमार लग रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी। अंधे आदमी ने सख्त आवाज में कहा, जहां हो वहीं बैठ जाओ बिल। मैं देख नहीं सकता, लेकिन हर हरकत सुन सकता हूं। काम जल्दी खत्म करो, बायां हाथ आगे बढ़ाओ। लड़के, उसका बायां हाथ पकड़ो और मेरे पास ले आओ। डर के मारे मैंने वही किया। अंधे आदमी ने अपनी छड़ी वाले हाथ से कप्तान की हथेली में कुछ रखा। जैसे ही वह चीज कप्तान के हाथ में गई, उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अब काम पूरा हो गया, अंधे आदमी ने कहा, और तुरंत मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर बाहर की तरफ तेजी से बढ़ गया। उसकी छड़ी की टप 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 की आवाज सड़क पर दूर तक गूंजती रही। कुछ देर तक मैं और कप्तान अपनी जगह पर जमे रहे। डर और चौंक के मारे कोई हरकत नहीं कर सके। लेकिन आखिरकार कप्तान ने धीरे से अपना हाथ खोला और उसने जो चीज पकड़ी हुई थी उस पर गहरी नजर डाली। 10 बजे, कप्तान ने जोर से चिल्लाया। 6 घंटे, हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। इतना कहते ही वह अचानक खड़ा हो गया। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। उसने अपनी गर्दन को कसकर पकड़ा, एक पल के लिए डगमगाया और फिर अचानक एक अजीब सी आवाज निकालते हुए मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। मैं तुरंत घबराकर उसके पास भागा और जोर से मां को आवाज दी, लेकिन सब कुछ बेकार था। कप्तान को जोरदार स्ट्रोक आया था और वह मौके पर ही दम तोड़ चुका था। यह मेरे लिए एक अजीब एहसास था। सच कहूं तो मैंने कभी उस आदमी को पसंद नहीं किया, लेकिन हाल के दिनों में उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया होने लगी थी। और अब जब मैंने देखा कि वह हमेशा के लिए चला गया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। यह मेरी जिंदगी में दूसरी मौत थी। पहली मौत मेरे पिता की अभी भी मेरे दिल में ताजा थी। मैंने बिना देर किए जो कुछ भी मुझे पता था अपनी मां को बता दिया, और शायद मुझे पहले ही उन्हें यह सब बता देना चाहिए था। हमें तुरंत ही एक मुश्किल और खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। उस आदमी का कुछ पैसा, अगर उसने कोई पैसा छोड़ा था, हमें जरूर मिलना था, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि हमारे कप्तान के साथ ही खासकर वे 2 लोग जिन्हें मैंने देखा था, ब्लैक डॉग और वह अंधा भिखारी, अपना माल हमें देंगे ताकि मृत आदमी के कर्ज चुकाए जा सके। कप्तान का आदेश था कि तुरंत घोड़े पर चढ़ो और डॉक्टर लाइवसी से मिलकर मदद लाओ, लेकिन इससे मेरी मां अकेली और असुरक्षित रह जाती, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। सच तो यह है कि हमारे लिए घर में रहना अब मुश्किल हो गया था। रसोई में अंगीठी से गिरते हुए कोयले की आवाज, घड़ी की टिक टिक, सब हमें डराने लगी थी। पड़ोस में हर कदम को हम महसूस कर रहे थे, जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। कप्तान का शव पार्लर में पड़ा था और वह नफरत से भरा अंधा भिखारी हमारे पास लौटने की तैयारी में था। इस सोच से ही हम डर के मारे कांप रहे थे। हमें कुछ करना ही था, और अंत में यह फैसला हुआ कि हम दोनों साथ में गांव जाकर मदद मांगने निकलेंगे। जैसे ही यह तय हुआ, हमने बिना सोचे समझे
सिर पर कुछ न रखे उसी सर्द शाम और धुंध में दौड़ते हुए घर से बाहर निकले। गांव केवल कुछ 100 गज की दूरी पर था, हालांकि दिख नहीं रहा था अगले कोव के दूसरी तरफ। मुझे इससे बहुत मदद मिली, क्योंकि यह उस दिशा में था जहां अंधा आदमी आया था और जहां वह शायद वापस चला गया था। हम ज्यादा देर तक रास्ते पर नहीं थे, हालांकि हम कभी कभी एक दूसरे को पकड़कर रुकते थे और सुनते थे, लेकिन कोई अजीब आवाज नहीं आई, सिर्फ लहरों की हल्की आवाज और जंगल के जानवरों की कराह सुनाई दी। जब हम गांव पहुंचे तो सूरज डूबने वाला था और मुझे बहुत राहत मिली कि मैंने खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकलते हुए पीले रोशनी देखी। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, यही वो मदद थी जो हमें उस दिशा से मिल सकती थी। क्योंकि आप सोचेंगे कि लोग शर्मिंदा होंगे, कोई भी हमारी मदद करने के लिए एडमिरल बेनबो वापस जाने को तैयार नहीं था। जितना ज्यादा हमने अपनी मुश्किलें बताईं, उतना ही अधिक आदमी, औरत, बच्चे वे अपने घरों में ही छुपे रहे। कप्तान फ्लिंट का नाम, जो मुझे अजनबी सा लगता था, वहां के कुछ लोगों के लिए काफी जाना पहचाना था और यह बहुत डर पैदा करता था। कुछ लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने एडमिरल बेनबो के पास कई अजनबी देखे थे और उन्हें तस्कर समझकर वहां से भाग गए थे। और एक ने तो किट्स होल में एक छोटी नाव भी देखी थी। असल में जो भी कप्तान के साथ था, वह उन्हें मौत से भी ज्यादा डराता था। और अंत में यह हुआ कि जबकि कुछ लोग डॉक्टर लाइवसी के पास जाने को तैयार थे, जो दूसरी दिशा में था, कोई भी हमें सराय की रक्षा करने में मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कहते हैं डरना संक्रामक होता है, लेकिन तर्क दूसरी तरफ बड़ा हौसला देने वाला होता है। और जब हर किसी ने अपनी बात कह दी, तो मेरी मां ने उन्हें एक भाषण दिया। उसने कहा कि वह अपनी बिन पिता के बेटे का पैसा नहीं खोने देगी। उसने कहा, अगर तुम में से कोई भी नहीं डरता, तो मैं और जिम डरेंगे। हम वापस जाएंगे जैसे हम आए थे, और तुम बड़े मोटे कायर मर्दों को धन्यवाद। हम उस संदूक को खोलेंगे, चाहे हमें इसके लिए जान देनी पड़े। और मुझे वह बैग चाहिए, मिसेस क्रॉसली, जिसमें हम अपना कानूनी पैसा वापस लाएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं अपनी मां के साथ जाऊंगा, और जाहिर तौर पर सबने हमारी बहादुरी पर चीख पुकार मचाई। लेकिन फिर भी कोई भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं था। वे सिर्फ मुझे एक लोडेड पिस्तौल देंगे ताकि हम पर हमला न हो, और यह वादा करेंगे कि अगर हम वापस आते हुए पीछा किए गए तो घोड़े तैयार होंगे और एक लड़का डॉक्टर के पास हथियारों की मदद के लिए जाएगा। जब हम दोनों उस ठंडी रात में इस खतरनाक मिशन पर निकले, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। एक पूरी चांद उभर रहा था और कोहरे के ऊपर से लाल रंग में दिखाई दे रहा था, और इससे हमारी जल्दी बढ़ गई, क्योंकि यह साफ था कि जब तक हम बाहर निकलेंगे, सब कुछ दिन की तरह रोशन हो जाएगा और हमारी प्रस्थान किसी भी देख रेख करने वाले की नजरों में आ सकता था। हम चुपचाप और तेजी से झाड़ियों के पास से गुजरे, और हमें कोई आवाज या दृश्य नहीं मिला जिससे हमारा डर बढ़ता, जब तक कि हमें भारी राहत नहीं मिली और एडमिरल बेनबो का दरवाजा बंद नहीं हुआ। मैंने तुरंत बोल्ट लगा दिया और हम अंधेरे में उस मृत कप्तान के शव के साथ घर में अकेले खड़े थे। फिर मेरी मां ने बार से एक मोमबत्ती ली और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए पार्लर की ओर बढ़े। वह उसी तरह पड़ा था जैसे हमने उसे छोड़ा था, पीठ के बल, आंखें खुली और एक हाथ फैला हुआ। जिम, पर्दे को नीचे कर दो, वो बाहर आकर देख सकते हैं। मां ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने पर्दा गिरा दिया।
और अब हमें उस चाबी को निकालना होगा, और कौन इसे छूने जाएगा मुझे यह जानना है। और ये शब्द कहते हुए उसने एक हल्की सी आह भर दी। मैं तुरंत घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसके हाथ के पास जमीन पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा था जो एक ओर काला था। मुझे शक नहीं था कि यह काली मुहर है, और इसे उठाते हुए मैंने दूसरी ओर बहुत साफ और अच्छे हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा संदेश पाया। तुम्हारे पास रात 10 बजे तक का समय है। उसके पास 10 बजे तक का समय था मां, मैंने कहा। और जैसे ही मैंने यह कहा, हमारा पुराना घड़ी टन टन करके बजने लगा। यह अचानक की आवाज हमें जोर से चौंका दी, लेकिन खबर अच्छी थी क्योंकि यह सिर्फ 6 बज रहे थे। अब जिम, वह चाबी। मैंने उसकी जेबों में एक एक करके हाथ डाला। कुछ छोटे सिक्के, एक थिम्बल, कुछ धागे और बड़े सुई, एक टुकड़ा तंबाकू का जो छोर से कटा हुआ था, उसकी गली जो मुड़ी हुई थी, एक जेब वाला कंपास और एक टिंडर बॉक्स। यही सब था जो उन जेबों में था, और मुझे निराशा होने लगी। शायद यह उसकी गर्दन के चारों ओर हो। मेरी मां ने सुझाव दिया। एक मजबूत नफरत को काबू करते हुए मैंने उसकी कमीज को गर्दन से फाड़ा, और वहां सचमुच एक काले धागे से बंधी चाबी पाई जिसे मैंने उसकी अपनी गली से काटा। इस सफलता से हम दोनों में उम्मीद का संचार हुआ, और हम बिना किसी देरी के ऊपर की ओर भागे उस छोटे कमरे में जहां वह लंबे समय से सो रहा था, और जहां उसका संदूक उसके आने के दिन से खड़ा था। वह बाहर से किसी भी साधारण समुद्री जहाज के संदूक जैसा था। ऊपर की ओर एक गर्म लोहे से बी अक्षर जलाकर चिह्नित किया गया था, और कोने कुछ टूटे हुए और दबे हुए थे, जैसे कि लंबे समय तक अपरिष्कृत इस्तेमाल से हुआ है। मुझे चाबी दो, मेरी मां ने कहा, और हालांकि ताला बहुत जकड़ा हुआ था, उसने उसे घुमा लिया और झपकते ही ढक्कन खोल दिया। उसके अंदर से तंबाकू और बालू की तेज गंध आ रही थी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था सिवाय एक बहुत अच्छे कपड़ों के जोड़े के जो ध्यान से झाड़े और तह किए गए थे। मां का कहना था कि उन्होंने ये कभी पहने नहीं थे। इसके नीचे सामान का ढेर था, एक क्वाड्रेंट, एक टिन का कैन, कई तंबाकू की छड़ें, 2 जोड़ी बहुत सुंदर पिस्तौलें, एक चांदी का टुकड़ा, एक पुरानी स्पेनिश घड़ी और कुछ और छोटे सामान जिनका ज्यादातर विदेशी बनावट थी। एक जोड़ी कंपास जो पीतल से जड़ी हुई थी, और 5-6 अजीब पश्चिमी भारतीय सीपियां। मुझे अब तक यह समझ में नहीं आता कि वह अपने शिकार, अपराधी और भागते हुए जीवन में ये सीपियां क्यों साथ लेकर चलता था। तभी तक हमें कुछ मूल्यवान नहीं मिला सिवाय चांदी और कुछ अन्य छोटे सामान के, और ये दोनों हमारी राह में नहीं थे। नीचे एक पुरानी नाव की चादर पड़ी हुई थी जो कई बंदरगाहों के खारे पानी से सफेद हो गई थी। मां ने उसे जल्दी से खींचा, और सामने थे संदूक के आखिरी सामान, एक तेल की चादर में बंधा हुआ एक पैकेट जो कागज जैसा लग रहा था, और एक कैनवास बैग जो एक हल्की छूने पर सोने की खनक दे रहा था। मैं उन ठगों को दिखा दूंगी कि मैं एक ईमानदार औरत हूं। मेरे अधिकार मुझे मिलेंगे, और एक भी पाई ज्यादा नहीं। मुझे क्रॉसली की बैग दो। और उसने कप्तान के हिसाब से सारे पैसे नाविक के बैग से मेरे पकड़े बैग में गिनकर डाल दिए। यह एक लंबा और कठिन काम था क्योंकि सिक्के हर देश और आकार के थे। डबलून, लुईडोर, गिनी, 8-8 के सिक्के और न जाने क्या क्या, सब एक साथ बेतरतीब तरीके से मिले हुए थे। गिनी के सिक्के भी बहुत कम थे, और इन्हीं से मां अपने हिसाब को पूरा कर पा रही थी।
जब हम आधा काम कर चुके थे, मैंने अचानक उसकी बांह पर हाथ रखा, क्योंकि मैंने ठंडी सन्नाटे वाली हवा में एक ऐसा आवाज सुनी जिसने मेरा दिल मुंह में ला दिया। वह अंधे आदमी की छड़ी की थप थप की आवाज जो बर्फीली सड़क पर सुनाई दे रही थी। वह आवाज नजदीक आती जा रही थी और हम दोनों सांस रोककर बैठे रहे। फिर वह अचानक सराय के दरवाजे पर पड़ी और हमें उसके बाद दरवाजे का हैंडल घुमाने की आवाज और बोल्ट की झनकार सुनाई दी। जब वह दीनहीन आदमी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, फिर कुछ देर तक दोनों ओर सन्नाटा छा गया। अंत में वह थप थप की आवाज फिर से शुरू हुई और हमारी कल्पना से परे खुशी और आभार के साथ धीरे धीरे वह दूर होती चली गई और फिर सुनाई नहीं दी। मां, मैंने कहा, सारे पैसे ले लो और चलो, क्योंकि मुझे यकीन था कि बंद दरवाजा संदिग्ध लग सकता है और हमारे ऊपर सारी मुसीबतें ला सकता है। लेकिन जिस तरह से मैं यह सोच रहा था, मुझे खुशी थी कि मैंने दरवाजा बंद किया, जिसे कभी उस भयानक अंधे आदमी से नहीं मिला हो। लेकिन मेरी मां, जो डरी हुई थी, फिर भी एक सिक्का भी अपने हक से ज्यादा लेने को तैयार नहीं थी। वह अपनी बात पर अडिग थी और कह रही थी, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। मैं अपने हक जानती हूं और वो मुझे चाहिए। और वह मुझसे इसी पर बहस कर रही थी जब अचानक एक दूर से हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हमारे लिए काफी थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। मैं वही लूंगी जो मेरे हक में है, मां ने कहा और वह खड़ी हो गई। मैंने कहा, और मैं इसे गिनती पूरा करने के लिए लाऊंगा, और तेल की चादर से लिपटा पैकेट उठाया। अगले ही पल हम दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, मोमबत्ती खाली संदूक के पास छोड़ते हुए। और अगले पल हमने दरवाजा खोला और पूरी तरह से पीछे हटने लगे। हम एक पल भी देर नहीं किए थे। कुहासा जल्दी ही छंट रहा था। पहले ही चांद की रोशनी दोनों तरफ के ऊंचे इलाके पर साफ साफ दिखाई देने लगी थी, और केवल घाटी के निचले हिस्से और होटल के दरवाजे के पास ही एक हल्का धुंधला पर्दा अभी तक इस तरह लटक रहा था, जो हमारी भागने के पहले कदमों को छुपा रहा था। हम गांव के आधे रास्ते से भी कम पहाड़ी के निचले हिस्से से थोड़ा ही आगे बढ़ पाए थे जब हमें चांदनी में आना पड़ा। और यह सब नहीं था, क्योंकि हमें कई दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। और जैसे ही हम पीछे मुड़े, एक रोशनी जो झूलते हुए तेजी से बढ़ रही थी, ये दिखा रही थी कि नए आने वाले में से एक के पास तेल का दीपक था। मेरे प्यारे, मां ने अचानक कहा, पैसे लो और भाग जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। यह सच में हमारे लिए दोनों का अंत लग रहा था। मैंने सोचा, मैं कैसे अपने पड़ोसियों की डरपोकता को कोस रहा था, कैसे अपनी मां की ईमानदारी और लालच को, उसके अतीत के मूर्खतापूर्ण साहस और वर्तमान कमजोरी को दोष दे रहा था। हम छोटे पुल के पास पहुंचने ही वाले थे, सौभाग्य से, और मैंने उसे सहारा दिया, जो बहुत कमजोर हो रही थी, पुल के किनारे तक, जहां उसने एक आह भरी और मेरे कंधे पर गिर पड़ी। मुझे नहीं पता कि मैंने यह सब कैसे किया, और मुझे डर है कि यह बहुत कच्ची तरीके से किया गया था, लेकिन मैंने उसे पुल के नीचे खींच लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। अब मैं उसे और आगे नहीं ले जा सकता था, क्योंकि पुल बहुत नीचा था और मुझे वहां से रेंगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो हमें वहीं रुकना पड़ा। मेरी मां लगभग पूरी तरह से खुली हुई और हम दोनों होटल की आवाज तक पहुंचने के करीब थे। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
आज का ट्रेजर आइलैंड का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हमारे नायक अभी भी खतरों का सामना कर रहे हैं और आगे कई रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। अगले एपिसोड में जानिए खजाने की इस तलाश में क्या नया होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसी मज़ेदार कहानियां मिस ना करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।